हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यदि आप फ्रेंड्स हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा जो ओडी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको ओडी का 2014 टू 2019 तक प्रोवाइड करा दिया है सॉल्यूशन। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है या वीडियो वॉच नहीं किए तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो अब जो सेक्शन आता है वो पीडी का आता है, क्योंकि देखिए मैं इसी को क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेटेज है वो बीएचयू के पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो उसी को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका जो टोटल, मैं यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब ओडी पीडी बोथ सॉल्यूशन करा दूंगा तो उसका आप जब देखेंगे हर पेपर में 40 मार्क्स का वेटेज है। ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा यदि आप अभी को इसको क्लियर करके चलोगे, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस जो है वो अप्लाइड बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं 2014 पीडीई का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो पीडीई के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बट फ्रेंड्स मैं एक बात कहूँगा, जब मैंने 2014 ओडी कराया था उसमें एक क्वेश्चन मिस आउट हो गया था, मतलब मुझसे रह गया था, या तो मैंने बिल्कुल नीचे लास्ट का क्वेश्चन था या तो मैं देख नहीं पाया, तो मैं उसे अभी करा देता हूँ। तो अभी यदि आपने ओडी नहीं देखा तो वहाँ आप जाके लेक्चर्स डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एंड सबसे पहले हम ओडी का अपना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा रह गया था। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पीडीई पे आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ओडी का क्वेश्चन है, तो उसको कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखिए मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो है, इफ़ 2 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो देन ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपसे पूछ रहा है, यदि आपको एक कंडीशन दे रखी है और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वो ये पूछा क्या ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ऑप्शन से किए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन से कैसे किया जाता है। यदि आपको ऑप्शन से करना आता है ना क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को मिनिमम हाफ एन मिनट में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप आधा मिनट में इसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2014 पीडी। ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ओडी को फ्रेंड्स कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ना, तो ये चीज़ भी मैंने बता दिया, शायद आपको मैं बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यदि आपको पता है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए तो इसे करते हैं। आपको एक कंडीशन दे रखी है, ये हमारा ओडी का क्वेश्चन है। ओके ना, तो आपको एक कंडीशन क्या दे रखी है, 2 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को ये एक तकलीफ हो। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको ये स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको बीएचयू जैसे पेपर की कोई नीड नहीं है। यदि फिर भी आप चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ऐड होके आप क्लिक करेंगे तो आप ऐड हो जाएंगे। देन वहाँ आप किसी से भी मांग लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या तो मैं खुद सेल्फ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना, तो ये आपको कंडीशन दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन होते रखी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब आपको 4 ऑप्शन लिख के आ रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1 अपॉन एक्स, y बराबर ई टू द पावर एक्स और y बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से ऑप्शंस डिस्कस करना चालू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है उसे यहाँ पे सेटिस्फाइड कराता हूँ। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देती? देखिए इससे ये सॉल्व करके ये आए, चाहे आप जो आंसर कर रहे हो ना उसको इसमें सेटिस्फाइड करा दीजिए, बिकॉज जो सॉल्यूशन है ना वो यही तो है आपका। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, y बराबर इसे सेटिस्फाइड करेगा तभी तो ये कंडीशन निकलेगी। तो आप एक एक करके इसे सेटिस्फाइड कराइएगा। ठीक है ना, तो y बराबर एक्स स्क्वायर आप इसे सेटिस्फाइड कराएंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर को आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम करेंगे आप तो 2x हो जाएगा, देन अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 आप लिखेंगे प्लस p एक्स स्क्वायर का आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन मैच हो गई? नहीं हुई। तो फिर हम नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, और जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है वो
y बराबर 1/x दे रखा है, तो आप 1/x का फर्स्ट टाइम करेंगे तो -1/x² होता है, एंड देन सेकेंड टाइम करेंगे तो -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/x³ हो जाएगा, देन 2/x³ आप लिख सकते हैं। ओके, देन आप प्लस p लगाइएगा, देन यहाँ फर्स्ट टाइम -1/x² होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। प्लस q इंटू, क्योंकि हमने 1/x लिया था तो y की वैल्यू 1/x पुट कर दी, देन इज = 0। तो क्या ये मैच हो रही है? अभी ये देखिए, ये आपका सिंपल वे में लिखी हुई है, बट हमारा अभी फ्रैक्शनल में आ रहा है, तो हम इसे सिंपल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सभी टर्म में x³ को मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ बोथ साइड। तो x³ को आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 2 बचेगा रिमेनिंग, एंड देन यहाँ पे फिर माइनस आने लगेगा, ठीक है। जब आप x³ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग x एंड p, तो px हो जाएगा माइनस टाइम्स। देन यहाँ से जब आप x³ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन द टर्म q 1/x में, तो यहाँ रिमेनिंग x² बचेगा विद द q, तो qx² = 0, ठीक है। क्या ये कंडीशन मैच हो गई? बिल्कुल हो गई। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी आप डिसाइड कर सकते हैं सॉल्व करके, बट BHU में सिंगल करेक्ट ऑप्शन आता है तो आपको आगे फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। दिस इज़ द ट्रू आंसर, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स अपने PD के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट जो मैंने अभी आपको 2014 का ODE का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, उसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया था, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा, बट अभी आपको सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना। तो इसे इरेज करके हम लोग अब अपने PD के कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इजी है PD के भी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना। आप बस बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे ग्रुप में लिंक दिया गया है ग्रुप का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर आप ऐड होकर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपने डाउट्स बता सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है आपको, आप अपने कमेंट्स, मेरा जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना, आप उसमें कह सकते हैं। आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा यदि मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, क्योंकि 2014 में जो BHU में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो थे ना वो 150 आते थे, तो डेट्स वाई 141 से स्टार्टिंग है। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग 141 पे पहुंच गए। देन आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो मेरे साथ आप भी पढ़िए। द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसे मैं नोट आउट कर लेता हूँ। x y - z p + y z - x q बराबर x - y z। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये आपको मैंने सिंपल सा बताया हुआ है। दिस इज़ द थर्ड केस टाइप है। देखिए यदि आपको ये चीज़ याद नहीं रही है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक थर्ड केस है। मैंने इसको आपको फोर्थ केस में बताया था, ये थर्ड केस टाइप का है, तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x अपॉन y - z y dy अपॉन y इंटू z - x और dz अपॉन x - y z, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ओके, तो अब आगे कैसे करेंगे? दिस इज़ द थर्ड केस टाइप, ये थर्ड टाइप केस वाला है ना, ठीक है ना। तो अब इसे हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, इसको हमें देखिए आप जब करेंगे ना तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा कि आप इस चीज़ को लेके सॉल्व कर सकते नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, इनको सेटअप करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, देन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप दिमाग लगा के इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। एक तरीका वो है आपके पास, तो आप उसे कर सकते हैं। जैसे आपके मन में सिंपली सा, यदि आप इसमें एक्सपर्ट है तो आप सिंपली सा फ़ौरन कर देंगे इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है। बट यदि आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, नहीं आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना है,
तो आपको मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि आप ऑप्शन पे जाइएगा। यदि आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करना स्टार्ट करने लगेंगे तो आप PHU के पेपर में मास्टर हो सकते हैं, यदि अप्लाइड पोर्शन पे आप कमांड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा PD के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं आपको ऑप्शन से डिस्कार्ड करना बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए एंड फोर्थ देखिए। सभी में जो फर्स्ट टाइप दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है x + y + z। तो इसका मतलब आपको एक सॉल्यूशन x + y + z मिलने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये सॉल्यूशन आपको मिलता कैसे, देखिए ये तो आपको समझ में आया ना। आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं यहाँ से, और वो क्या लिख देता हूँ, फाई ऑफ y1, y2 करके ऐसे लिख दिया जाता है = 0। ये चीज़ याद आया कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था लेक्चर्स में आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, बट फर्स्ट सॉल्यूशन तो देखिए सभी में सेम ही है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही नहीं है। आप करने लगे तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल चुका है वो क्या है, x + y + z = C1। या आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो ना। और यदि आप चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली से निकाल सकते हो। कैसे, ये कैसे आया वो भी आपको बता देता हूँ। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये आप बस ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आया कैसे वो देख लेते हैं। देखिए ये आया कहाँ से, dx dy dz, ये सभी को आप जोड़ दीजिए। आपको ये थर्ड टाइप वाला है, इसमें क्या होता है, आपको एक एक्स्ट्रा टर्म बनाना होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इन्हीं से तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, आपकी कोई वह सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा, तो इस वजह से आपको बनाना पड़ेगा। तो dx + dy + dz, जब आप इसे जोड़ोगे तो नीचे का टर्म बन जाएगा 0। फिर आप इसको किसी के भी साथ लोगे ना, देन आप फर्दर इंटीग्रेशन करोगे तो x + y + z = C1, तो ये आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक सॉल्यूशन तो मिल गया, ठीक है। एंड देन अब हम फर्दर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए जब आप सेकंड सॉल्यूशन सभी में दिखेंगे तो सभी में डिफरेंट है, बट तो अब हम कैसे करें, तो हम सभी को जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के लेके चलेंगे, बट चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाइड कर देगा। यदि जिस जो सेटिस्फाइड कर देगा उसी पे ही हम रुक जाएंगे। तो करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो दे रखा है वो है XYZ। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, जो सेकंड सॉल्यूशन है वो XYZ है। तो XYZ कैसे आएगा, XYZ कैसे आता है, यहाँ पे log x log y log z हो तो XYZ बन सकता है, क्योंकि यहाँ से log XYZ हो जाएगा, यहाँ पे log C1 ले लूँगा मैं। आप समझ रहे हो ना, कॉन्स्टेंट है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लॉग से लॉग रिमूव हो जाएगा, XYZ = C। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें कराई हैं आपको, जो मैं लॉग ले लेता हूँ और लॉग हटा देता हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे, करना यही है। और यहाँ पे कब हम मतलब इंटीग्रेशन करके यहाँ x है, जैसे हम यहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि इंटीग्रेशन करके log x आने लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1/x लिखूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ पे 1/x dx + 1/y dy + 1/z dz। यदि मैं ये लूँगा तो यहाँ देखिए, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको log x log y log z, मतलब log x + log y + log z आपको मिल जाएगा। आपको यही तो चाहिए, यही चाहिए ना आपको, ठीक है। और जब आप 1/x का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखिए, जब आप सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/x का यदि आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया है तो नीचे भी करिए। जब आप 1/x का नीचे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो x से x क्या हो जाएगा, रिमूव, तो रिमेनिंग टर्म y - z, तो y - z लिखिए आप। ऐसे ही आप जब फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बचेगा z - x, ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो x - y, और ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, रिमूव, तो नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसको किसी भी टर्म के साथ लेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको C1 मिला था, और 1/x dx + 1/y dy + 1/z dz, ठीक है ना, = 0, ये आपको मिल जाएगा। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, log x y z = log C1, सॉरी C2, क्योंकि C1 हमने यूज कर लिया, ओके। तो आप लॉग से लॉग रिमूव करेंगे तो XYZ = C2। तो आपको एक सॉल्यूशन ये मिल गया, एक सॉल्यूशन वो मिल गया, और आपको पता है सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, फाई के अंदर एक इसको और इसको कॉमा के लिखते हैं, = 0 लगा देते हैं। तो ये आपको सभी में दिया गया है, और ये आपको फर्स्ट में दिया गया है, और ये सॉल्यूशन इसका बन गया है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको फर्दर चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई फ्रेंड्स। यदि आपको ऑप्शन नहीं दिए होते तो हो सकता है उन बच्चों को परेशानी हो सकती है जिसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट उनको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ठीक है ना, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। और यदि आप और इनके ऑप्शंस और तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप इसको आंसर को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब आप -1 ले लेंगे ना तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, नीचे जीरो टर्म नहीं बना पाओगे आप, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने पहली ऑप्शन क्यों लिया। देखिए मैं हमेशा फर्स्ट से स्टार्टिंग करता हूँ, तो जौन सा जिस ऑप्शन को मैं यहाँ तो फर्स्ट ही ट्रू हो गया, तो फिर हमें आगे चेक करने की नीड ही नहीं, क्योंकि BHU में सिंगल करेक्ट होता है, ये आप सभी जानते हो। तो इसी वजह से हम लोगों ने फर्स्ट ही लिया है, देन क्योंकि वो करेक्ट हो गया, देन आगे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, जिसकी वजह से ये जो रिमेनिंग 3 आंसर्स हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, और फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे मैंने बता दिया है किस पे क्या करना है फिर आपको, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में समझा पाया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसे कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करने पे जाएंगे। चलिए, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, p² + q² = n²। तो इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। देखिए आप पहले ये देखा करिए, कभी भी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर। यदि लीनियर होता है तो वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया आपको, और यहाँ नॉन लीनियर आ गया तो नॉन लीनियर के लिए 4 पेट ऑक्सिलरी लगाते हो आप, तो ये चीज़ आपको पता है ना। तो यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं फुल्ली डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट को और आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपका जो स्टेप्स होते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको यहाँ पे मानिए तो p² + q², यहाँ पे इधर लाइए -n² = 0। अब 4 पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए होती क्या है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए फ्रेंड्स, क्या, dx/dy/dz/, देखिए ये अपना अपना अलग अलग तरीका है याद करने का। मेरा तरीका अलग है, आप अलग से भी मैंने बताई हुई है आपको कैसे याद करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भूल नहीं जाओ, क्योंकि जो टर्म्स हैं नीचे के वो सेम टू सेम लगते हैं, तो इस वजह से अलग अलग प्रोसेस है अपना अपना, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। तो और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ q, ठीक है फ्रेंड्स, dx dy dz dp dq। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आता है वो आता है d/f/d/p, ओके, माइनस के साथ, एंड d/f/d/q माइनस के साथ, एंड -p d/f/d/p माइनस q d/f/d/q, ठीक है। तो dx dy dz के साथ p और q के ही टर्म्स आते हैं, बट जब dp dq आप लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, d/f/d/x प्लस p में इंटू d/f/d/z, ओके। देन इस टर्म की बात जब करोगे तो d/f/d/y, क्योंकि q जो होता है वो y के साथ आता है, ठीक है, प्लस q में इंटू d/f/d/z। तो ये आपकी 4 पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टेटमेंट है, आप इसको ही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो बहुत ईजिली हमें ईजी कर देता है कि नॉन लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें PDE का, ठीक है ना। तो
इसको देखिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज़ पता होना चाहिए, मतलब डेवर एफ अपॉन डेवर पी, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, डेवर एफ अपॉन डेवर जेड और डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू। तो इन सब की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इस विद द हेल्प ऑफ दिस हम फाइंड आउट करते हैं। तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स निकालते हैं, तो वो भी आपका क्या आएगा, जब आप इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ओवरऑल जीरो ही रहेगा। आप y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो भी जीरो रहेगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी जीरो रहेगा। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्या रहेंगे आपके, जीरो। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, अब आपको फाइंड आउट करना है डेवर एफ अपॉन डेवर पी, और तो डेवर पी फाइंड आउट करिए, ये तो जीरो होने वाला नहीं है, तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट कर ली। तो डेवर पी के रेस्पेक्ट में 2p हो जाएगा और सब जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p। ऐसे ही आप डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू आप जब निकालेंगे तो ये 2q हो जाएगा, ठीक है। तो यही 5 टर्म्स होते हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं और इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इन 5 के अलावा कोई टर्म हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इनको यूज करके आप ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पे बनाइए, क्या आ रही है। तो सबसे पहले आप जब इम्प्लाइज जेड लगा लीजिए, और यहाँ जब बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए डेवर एफ अपॉन डेवर पी, तो डेवर एफ अपॉन डेवर पी आपने क्या निकाला है 2p, तो dx अपॉन माइनस 2p। आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, अदरवाइज बिल्कुल बेकार हो जाएगा क्वेश्चन, आपको दिखेगा नहीं तो मतलब ही नहीं रहेगा उसका। चलिए अब ध्यान से समझिए इस फ्रेंड को क्वेश्चन, क्योंकि यही लाइन बस इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो dx अपॉन, ये मैंने बता दिया था तो मैं लिख दे रहा हूँ, dx अपॉन माइनस 2p, ओके, क्योंकि डेवर एफ अपॉन डेवर की p की वैल्यू है जो 2p है। देन इसकी बात करेंगे तो dy बराबर माइनस 2q, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये वाला वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो dz इज इक्वल टू, यहाँ पे 2p पुट करेंगे तो माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया, ओके। देन आप p की जगह देखिए, जब dp का आप नीचे का निकालेंगे तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स ये भी जीरो है, डेवर एफ अपॉन डेवर जेड ये भी जीरो है, तो ओवरऑल जीरो रहेगा। ऐसे ही dq भी आप निकालेंगे तो वो भी ओवरऑल जीरो रहेगा। तो आप यहाँ पे लगा लीजिए dp का नीचे का जीरो रहेगा और dq का भी नीचे का जीरो रहेगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए अब हमारा इसका कोई वर्क नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं, बट इसका भी वर्क है तो इसे हम रहने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे की बात करते हैं। अब देखिए आपको वो टर्म लेने होते हैं जिसमें p और q आ रहा होता है, तो मतलब dp और dq के टर्म से ही आप इंटीग्रेशन करके p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली जो मतलब होता है इसकी, इन सभी की हेल्प लेके हमें p और या p की वैल्यू मिल जाए या फिर q की वैल्यू मिल जाए, हमें एक की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम यहाँ से तो ईजिली निकाल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, किस किस का, आप किसी भी टर्म को इसके साथ ले सकते हैं। मैं dp का टर्म ले रहा हूँ, dp अपॉन जीरो, ठीक है। इसके साथ किसी को भी लीजिए, आप आंसर पा लेंगे। तो मैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं dx वाले को ले रहा हूँ। तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो dp इज इक्वल टू जीरो, देन p इज इक्वल टू, आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई कॉन्स्टेंट में a मान ले रहा हूँ, क्योंकि p के साथ जब भी आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a और q के साथ b माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने p के बराबर a मान लिया। अब जो p की वैल्यू आती है, ऐसे ही आप q की भी निकाल सकते थे। यदि q की निकालते तो यहाँ पे आप b मान लेना, ठीक है ना, चीज़ वही रहने वाली है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करिए, यदि आप साथ में करना चाहते हैं तो चलिए उससे भी कर लीजिए। तो आप जब q को लेंगे तो जो q की, जैसे आप q से करना चाह रहे हैं तो q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो q की वैल्यू यहाँ से b आ जाएगी यदि आप q को ले रहे हैं साथ में, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यदि आपने p की वैल्यू निकाली है तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप q की वैल्यू निकालो। यदि आपने q की वैल्यू निकाली है तो q की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप p की वैल्यू निकालो। मैंने अभी p की निकाली थी तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ से q की वैल्यू आप जब फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगी,
ये चीज़ समझ में आई? यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी ना, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई विथ क्यू फॉर दिस केस। और यदि आप इसके लिए निकालना चाहते हो क्यू बराबर, यदि आपने क्यू से सॉल्व किया है तो बी, तो आप पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है ऑप्शन में ये ऑप्शन हो सा इससे आ रहा हो ऑप्शन, तो आपको दोनों ही केस चेक करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने दोनों लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों साथ ले लिए है, ठीक है ना। तो इससे पी क्यू ये मिल गया, इससे पी क्यू ये मिल गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगा देते हैं। जब आपको पी क्यू की वैल्यू मिल जाती है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है लास्ट केस में, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें पुट करो, इंटीग्रेट करो बोथ साइड और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस केस को देख लेते हैं। तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स, पी की वैल्यू ए है, डी एक्स है, प्लस क्यू, क्यू क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आप इजीली से बता सकते हैं। जेड बराबर ए एक्स प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। यदि आप इससे निकालना चाहते हैं तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, और वहाँ पे आपने निकाला है बाई के साथ, आपने यहाँ पे निकाला था बी, तो बी बाई, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा होगा, एक ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इससे ये वाला केस आया है और इससे ये वाला केस आया है, तो आप देख लीजिए इन दोनों में से कोई भी आंसर है तो वो सही आंसर है। तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, या फिर अभी नहीं लगाया है तो पीछे ऑप्शंस आप देख लीजिएगा कौन सा मैच हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कौन सा मैच हो जाएगा। जेड बराबर एक्स के साथ देखो ए एक्स प्लस एन वाई, ये तो किसी में भी नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ही है, ठीक है। तो देन फिर नेक्स्ट की बात करेंगे आप, तो जेड बराबर ए एक्स प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर दे रहा है फ्रेंड्स, तो ये तो फ्रेंड्स शायद मिसप्रिंट है। चलिए अभी सेकंड ऑप्शन को मैं रिमेनिंग रखता हूँ, थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड भी देखिए रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अंडर रूट है ही नहीं कहीं। तो थर्ड, अब फोर्थ की बात कर लेते हैं, ये अच्छा है। फोर्थ में क्या कह रहा है, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखिए ये इसमें कमी कर दी है क्या, कि यहाँ पे जो बाई के साथ है वो ए स्क्वायर ले लिया गया है, तो डी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो रिमेनिंग ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। 3 डिस्कार्ड हो गए तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वही सही होगा। इसका मतलब जो बी है उसमें जो डी स्क्वायर छप गया है वहाँ पे ए स्क्वायर होगा, वो गलत छप गया है, तो ऑप्शन बी इज़ द ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो वहाँ डी स्क्वायर छप गया है तो ऑप्शन यहाँ से निकला है, मतलब फर्स्ट केस से ही ऑप्शन निकल आया है। तो आप यदि सेकंड केस ले रहे हैं तो वहाँ से आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से करिए और बहुत फास्ट करिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ऑप्शन बी आपका ट्रू है। तो इसे अरेंज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो एक लाइन का क्वेश्चन है। यदि आपको आता है तो आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में उसका आंसर बिना राइट डाउन किए कर सकते हैं, बट मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए मेरे साथ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है और आपको मैंने क्लैरेट इक्वेशन पढ़ाई हुई है, तो ये मैंने नाम ले दिया, हो सकता है आपको आ भी गया होगा, उससे पहले भी आपने कर लिया होगा, तो मैं कर लेता हूँ। क्लैरेट फॉर्म का ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, तो मैं लिख के कर दे रहा हूँ।
पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी में इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपको दे रखा है। एक बार देखिए, ये भड़बड़ी में आप हो सकता है जल्दी में गलती ना कर देना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, पी की जगह ए पुट करिए, क्यू की जगह बी पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं, तो आप 4 पिट मेथड से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी अच्छा मेथड है। अब ये 4 पिट से आप क्यों करेंगे, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर है 144। ओके, तो 144 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ φ1 एंड φ2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है r माइनस 4s प्लस 4t इज इक्वल टू 0। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए पी तो सबसे पहले आप इसे यहाँ से ही देख सकते हैं, पी 0 है और पी दे भी नहीं रखा है। यदि किसी ऑप्शन में दे रखा है चेक कर लेते हैं, पी से ही डिस्कार्ड हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है 4th ऑप्शन, और 3 ऑप्शंस में तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये भी चेक कर लीजिए, अगर ये कभी कभी कि हो सकता है सभी में पी हो, एक में पी ही नहीं हो, तो यहाँ से तो पी 0 है। यदि 3 में पी दे रहा है, एक में नहीं दे रहा है, तो वहाँ से आप बता सकते हैं। तो सॉल्व करना पड़ेगा। आर को हम क्या कहते हैं, आर को हम कहते हैं डी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एस को क्या कहते हैं 4d डैश। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं बता दे रहा हूँ फिर भी यदि आपको नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग डेल स्क्वायर एफ अपॉन डे एक्स, डेवर एफ मैं लिख देता हूँ। डी को रिप्रेजेंट जो करता है ना, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स से करते हैं। और यहाँ यदि डी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब डेवर 2f अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे f को स्क्वायर बोल रहा था ऊपर से, सॉरी। डेवर 2f अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, मतलब x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो आर होता है। s को आप निकालना चाहते हो तो s का ये आर है। s निकालना चाहते हो, s का मतलब क्या होता है, एक बार x के रेस्पेक्ट पे, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक बार x के रेस्पेक्ट में है तो x को d कहते हैं, y के रेस्पेक्ट वाले को d डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड t को आप डबल बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसे हम कहते हैं t। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 4d डैश स्क्वायर, और कोष्टक लगाइए। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लीजिए, एफ जेड जो आपका चॉइस हो। तो मैं f लिख लेता हूँ और इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू आर चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए इसकी। तो आपको क्या करना होता है, d की जगह m पुट करना होता है, डी डैश की जगह 1 पुट करना होता है। तो आप जब बनाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2,2। तो 2 वैल्यूज़ आ गई आपकी। तो आप इसका सॉल्यूशन इजीली से लिख सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं किस में टर्म्स में। तो जो टर्म्स में दिया जाएगा उसी को, तो यहाँ पे मैंने f ले रखा है तो f के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो f इज इक्वल टू 5,1, फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस m1x प्लस 5,2। देखिए यहाँ पे डबल रूट्स है, मतलब रिपीटेड रूट्स है। तो 5,1 y प्लस m1x प्लस x 5,2 y प्लस m1x, ठीक है ना। तो 5 प्लस 2x प्लस x 5,2 y प्लस 2x। तो ये आप देख लीजिए किसका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2x, ठीक है। तो देख लीजिए किसका सॉल्यूशन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है z, इसने z लिया है, आप यहाँ पे z लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बाई 5,1 बाई प्लस 2x। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सब कुछ सही है बट x नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। देन सेकंड में आएंगे, देखिए तो सेकंड ट्रू हो गया क्योंकि वहाँ x है। ओके, थर्ड और फोर्थ को हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रू ऑप्शन हमें मिल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यदि वहाँ लग जाएगा तो यहीं लगा देते हैं। यस, बिल्कुल लग जाएगा। तो 145 यहीं कर लेते हैं सॉल्व फ्रेंड्स। देखिए 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग लग जाओगे s को सॉल्व करने में। तो डी, इसको सिंपली s को आप क्या लिखते हो, डी डी टी एस, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू 0, बट 2 डिग्री की इक्वेशन होती है। s को आप देखिए, जो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो 2 डिग्री का होता है, तो m की वैल्यू आप 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। तो आप इसी में मत उलझ जाना।
और पहली बार हमें इसे सॉल्व करना ही नहीं है कि m बराबर 0 2 बार आएगा या 1 बार आएगा, बट मैंने बता दिया आपको m बराबर 0 0,0 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि जो s होता है वो सेकेंड डेरिवेटिव होता है। मतलब आप 2 बार किसी को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, एक x के रेस्पेक्ट में एक y के रेस्पेक्ट में, तो जो डिग्री है उसकी डिग्री देखना चाहे या ऑर्डर देखना चाहे तो 2 होगा ना ऑर्डर, तो जो m की वैल्यू आएंगी ना m बराबर 0,0 आएगा, ठीक है ना। इसी वजह से इसका जो सॉल्यूशन देखिए, वैसे सभी में आपको इसका इतना दिमाग लगाना नहीं है इसमें, क्योंकि सभी में ये सेम दिया है। देखिए जिसमें ऑप्शंस को बहुत ध्यान दीजिए, बीएचयू के पेपर में ऑप्शंस बहुत खेल कर जाते हैं कभी कभी, वो आपका बहुत टाइम सेव कर जाते हैं, तो ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान करिए। देखिए ऑप्शंस आप देखेंगे सभी में, तो आपको जो सॉल्यूशन है वो पूछ ही नहीं रहा है, वो आपको पीआई से मतलब करवा रहा है। बल आपको वो जो देख रहा है आपसे करवाना चाहता है वो ओनली पीआई निकलवाना चाहता है, क्योंकि सभी का पीआई चेंज है, सॉल्यूशन चेंज नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी चेंज नहीं है। देखिए आप चेक करेंगे आप ऑप्शंस में अपने, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सभी का सेम है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली पीआई निकाल लेते हैं। और मैंने आपको सीएफ निकालना का आइडिया भी दे दिया, क्योंकि एस क्या होता है, डी डैश होता है, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे आप तो m बराबर 0 आएगा, बट वैसे तो m बराबर 0 ही आएगा, और तो वहाँ आप 2 टाइम्स लेंगे, और 2 टाइम्स क्यों लेंगे वो आपको रीज़न दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लेंगे तो 1/d डैश और e⁻x y। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं बन रहा है, जब 0 नहीं बनता है तो 1/1 तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है तो आप 2 टाइम्स क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे dv। आप कुछ भी कर लेना ये सेम ही आएगा, तो आंसर इज x प्लस वाई, ठीक है ना। तो जो पी निकलेगा वो e⁻x+ y ही होगा। तो आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि e⁻x+ y किसका पी हो रहा है, द ऑप्शन इज सी, तो सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे रिमूव करते हैं, तो आपके 1 और 2 क्वेश्चन और रह गए, तो उसको कर लेते हैं और देन ये फिनिश हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होगे, बोर नहीं हो रहे होगे मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो रहा है, तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी फेस हो, तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आपको यहाँ पे निकालना है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि पढ़ने में ढंग से आ नहीं रही है वो। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन dq माइनस 2d स्क्वायर d डैश माइनस d डैश स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, एंड प्लस 2d डैश क्यूब इज इक्वल टू e⁻, यहाँ पे भी x प्लस वाई दे दिया है। तो इसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो कंप्लीट इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालेंगे भी नहीं, तो पी डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। तो 1/d³ माइनस 2d स्क्वायर d डैश माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश क्यू e⁻x प्लस वाई, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है, यदि हम a की जगह 1 b की जगह 1 पुट करके आ जाता है तो सिंपल ही हो गया क्वेश्चन। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो -2 -3 हो गया, और 2 प्लस, तो ये तो 0 बन रहा है फ्रेंड्स। यदि आप इसमें सिंपली सब पुट कर रहे हो तो ये तो 0 बन रहा है, और जब 0 बन जाता है तो हमें कौन सा केस यूज करना पड़ता है कि इसे आप कुछ होल पावर n में कन्वर्ट करिए, अदरवाइज आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे, क्या ये क्यू बन रहा है किसी का, क्यू नहीं बनेगा, क्योंकि d और d डैश का आप क्यू करना चाहते हैं, ये 2 खेल ख़त्म कर देगा यहाँ पे, क्योंकि 2 रूट में आप बनाएंगे भी
तो वो क्यू में कैसे बन पाएगा, तो वो यहाँ सेट हो नहीं पाएगा बेसिकली। तो कुछ कॉमन देखिए, कॉमन जरूर होगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो डी स्क्वायर यदि यहाँ से कॉमन करके देखते हैं, देखिए ये हमेशा होगा ऐसा कुछ, या तो स्क्वायर या होल क्यू कुछ भी बनेगा, या फिर कॉमन होगा, होना जरूर है। यदि ये जीरो हो रहा है तो आप उसको ढूंढिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो जीरो नहीं हो, यदि जीरो है तो कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि इससे ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा सीधा सीधा, जो कि अभी मैं बताऊँगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो यदि आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें यहाँ मैं डी स्क्वायर कॉमन ले रहा था, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, डी माइनस 2d डैश, ओके। और यहाँ पे क्या बचा, डी स्क्वायर, यहाँ से भी आप जब कॉमन लोगे तो डी डैश आ गया, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और जो कोष्टक है वो सेम हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई आपको, e⁻x + y। तो अभी भी फ्रेंड्स ये तो सही हो गया, क्योंकि 1 आप पुट करोगे यहाँ से -1 मिल जाएगा, तो ये तो सही है, बट ये अभी भी है 0, और यहाँ पे फिर भी फॉर्मूला हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे वर्गांतर रूल आप यूज करिए, इसे अलग अलग करिए। तो जब आप वर्गांतर रूल लगाएंगे तो d माइनस डी डैश, d प्लस डी डैश, और ये आगे वाला आगे लिख लीजिए, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसे सॉल्व पहले करेंगे हम लोग, x + y। तो ये चीज़ आपको समझ में आई आई थिंक। देखिए ये भी 0 नहीं हो रहा है, ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो इनमें हम वैल्यू पुट करके इसका सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें 0 नहीं हो रहे होते हैं उससे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो लास्ट बचता है उससे बाद में लड़ते हैं। तो = आप 1/d माइनस डी डैश को आप वैसे ही लिख लीजिएगा, तो 1/d माइनस डी डैश। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप जब यहाँ 1 - 2 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली -1/2 आ गया। देखिए मैं 2 बार इकट्ठा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, गलत मत समझना, क्योंकि इसमें कोई अंतर आएगा नहीं, e⁻b आप लोगे ना तो वो बहुत सेम ही आ जाता है, इसलिए मैं अब लिख नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेशन आप इसके लिए 1 टाइम करोगे, इसके लिए 1 टाइम करोगे तो 2 बार हो गया। आप e⁻ इसका कर लेना, दोनों बार सेम आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो e⁻x + y। तो अब आप देखिएगा कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो। जब भी आप ऐसा केस बन जाए 0 बन रहा, तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है, आपको इस कोष्टक एक ब्रैकेट मिलेगा जिसका होल स्क्वायर पावर सम कुछ बन रहा होगा, बट यहाँ पे तो n जो पावर लगी है, मीन्स यहाँ पे जो पावर है ये 1 है, तो ये इसका कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगी, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो -1/2 तो कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले लेंगे हम। आप इसे सॉल्व करिए। देखिए इसमें 2 कंडीशन होती हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है वो d डैश का, सॉरी जो y का कोफिशिएंट होता है वो d का कोफिशिएंट होना चाहिए। y का कोफिशिएंट 1 है तो वो d का कोफिशिएंट हो गया 1, ठीक। माइनस जो x का कोफिशिएंट होता है वो d डैश का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो d डैश का कोफिशिएंट 1 है, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया इस वजह से, या फिर आप कह सकते हो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट होना चाहिए, तो माइनस टाइम्स है। तो इसका मतलब कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यूजेबल फॉर्मूला है क्या, x⁻n, तो x⁻n में x 1 पावर है तो x ही आएगा, x⁻1। फिर होता है b⁻n, b क्या है, b की जो वैल्यू है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की पावर 1 लगाओगे तो आप 1 ही आ जाएगा। एंड देन फिर होता है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n क्या है, द पावर ऑफ दिस ब्रैकेट, द पावर ऑफ दिस ब्रैकेट इज 1, तो फैक्टोरियल 1 इज 1। ये चीज़ समझ में आया। देन द फंक्शन इज सेम टू सेम, तो फंक्शन जो आपको दिया है e⁻x + y वो सेम टू सेम आ जाइए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 x e⁻x + y, दिस इज योर आंसर। तो आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर मैच हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ओके। तो ओपन हो गया है, द आंसर इज माइनस कैसे जाना है, लास्ट 2 ऑप्शंस में माइनस आ रहा है, और देखिए 3 ऑप्शन में बाई दे रहा है, बाई यहाँ पे कहीं आया नहीं है मल्टीप्लाई में, तो द लास्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, वहाँ पे x आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड देन देखिए, तो मैं कह रहा था लास्ट 2 क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखिए अभी आपका देखेंगे तो पीटीई से 2 क्वेश्चन और आए हैं, एक तो मोंगे थ्योरम का आया हुआ है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है ना, आप पीडी का नहीं कह सकते हैं उसे, वो मोंगे थ्योरम का है जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूँ, यदि आप चाहते हैं कि टोटली पूरा आप करें तो पूरा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ब्राइट कोर्स है इसका, बीएचयू में बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो आप उतना पढ़िए जितना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मोंगे का कॉन्सेप्ट मुझे भी इतना लर्न नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, और मैंने पढ़ाया भी नहीं है तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। और ये आपका पीडी का जो एक क्वेश्चन है इसके बाद, वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, तो फिर उसे भी हम लोग रिमेनिंग छोड़ देते हैं। तो आई थिंक आपको, यदि आप 2014 का आप ओडी और पीडी को आप मिला के देखेंगे, तो मैंने आपको लगभग देखिए, आप उसमें आप 5 to 6 क्वेश्चन देख लो। जैसे मैंने वैसे तो 10 के समथिंग कराए हैं, बट यदि आप उसमें से मोटे मोटे 7 ले लो, और इसमें भी अभी आपको 5 to 6 तो करा ही दिए, ठीक है। तो आप जब ऐड करोगे तो 7 और 6, ठीक है ना, 7 6 13 होता है, और 13 3 जा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो 39 पहुंच जाता है। फिर भी आप देखोगे मैं 35 ही ले रहा हूँ, तो आप देखोगे दोनों का वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूरा आ रहा है, अभी बेसल फंक्शन रिमेनिंग है, तो आप टोटल जब आप बनाओगे ना, तो 50 क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि अभी बेसल रिमेनिंग है, बेसल फंक्शन के भी हर साल 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो आप ओवरऑल जब आप पीडी और डी का कॉन्सेप्ट देखोगे तो 50 के ऊपर पूछा जाता है, जिसमें मैंने आपको 45 तक मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा टास्क है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे साथ और फॉलो करती है हम लोगों को, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। जो लोगों को इसकी नीड है उन तक ये वीडियो पहुँचे, बस यही मेरा मोटिव है, ओके। तो आप बस इसी में हेल्प करिए मेरी, तो बहुत बड़ी हेल्प रहेगी आपकी, यदि आप हेल्प करना चाहते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते तो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ 2015 पीडी, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।